नर्सिंग की दुनिया के दोस्तों, डॉक्टर योगेंद्र का आपको प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको जल्द ही यूट्यूब चैनल पर वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपने या तो पहले पढ़े हुए नहीं है या पढ़े हैं तो आपने उनको अच्छे से समझा नहीं है। आप उनके क्वेश्चंस को अक्सर गलत करते हैं और वो टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से अक्सर या यूं कह लें कि मैक्सिमम टाइम लगभग हर एग्जाम में उन टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। तो आज ऐसे एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। मैं डॉक्टर योगेंद्र आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। प्रयोग नर्सिंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ये पीडीएफ में नोट्स शेयर कर रहा हूं और मैं आपको साथ-साथ में डिस्क्रिप्शन देता हुआ चलूंगा और अपन उसको अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए। ऑलराइट दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका। अब आप अपनी स्क्रीन पर ये नोट्स भी देख पा रहे हैं और अपन नोट्स को पढ़ते-पढ़ते आगे चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या-क्या चीजें कवर करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वास्तव में हमारी बॉडी में कितना फ्लूइड है या बॉडी का जो कंपोजिशन है वो किस तरह से बना है, उसमें सॉलिड पार्ट कितना है, फ्लूइड वाला पार्ट कितना है, फ्लूइड अगर है तो उसका कैसे-कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद में हम बात करेंगे बेसिक फिजियोलॉजी की, टोटल बॉडी वाटर क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, नॉर्मल एक्सचेंज कैसे होता है, सॉल्ट इनटेक आउटपुट के बारे में भी हम बेसिक डिस्कशन करेंगे। अगला अपना रहेगा बॉडी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, जिस पर बहुत बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि साहब हाइपरकैलिमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, तमाम तरह के क्वेश्चन जिन पर कभी ईसीजी में चेंजेस पूछ लिए जाते हैं, तो कभी उनके साइन सिम्पटम्स पूछ लिए जाते हैं, कभी उनको रिप्लेस कैसे करना है, उनको बहुत सारे इस तरह के सवाल जो पूछते हैं, वो भी हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पेरेंटरल फ्लूइड थेरेपी की, जो आपके लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप डोज़ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फ्लूइड को अपन किस तरह से कैलकुलेट करके ड्रॉप पर मिनट कैसे काउंट करेंगे, इन्फ्यूजन अगर है एमएल पर आवर में उसको कैसे निकालेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, उनको आज इस तरह से समझेंगे कि आपको इसके बाद में कभी इन चीज़ों को लेकर के कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स, आईवी फ्लूइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स, कौन से फ्लूइड में क्या चीज़ होती है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कब हमें कौन-सा फ्लूइड देना चाहिए। उसके बाद में मैथमेटिक्स वाला पार्ट आएगा, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन रेट, फ्लूइड थेरेपी इन सर्जिकल पेशेंट, जो थोड़ा-सा नया टॉपिक है, आपने ये पहले नहीं नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद में आएगा वॉल्यूम रिससिटेशन एंड पैरामीटर्स एंड गोल, कि हमें वॉल्यूम रिससिटेशन कैसे करना है, कब उसको रोकना है, कब हमें पता चलेगा कि वॉल्यूम रिससिटेशन या फ्लूइड रिससिटेशन जो हुआ है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। वॉल्यूम रिससिटेशन को आप समझिए कि जब यूँ मान लीजिए आप हाइपोवॉल्यूमिया का कोई पेशेंट है या हेमोरेजिक शॉक का या फ्लूइड डेफिसिट कोई मरीज है, तो उसको आप रैपिड जब वॉल्यूम देते हो तो उसको हम बोलते हैं, वॉल्यूम से मतलब है फ्लूइड, आईवी फ्लूइड्स, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम रिससिटेशन। फाइनली हम कंक्लूजन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो सॉलिड और फ्लूइड से मिल करके बनी है। कुछ पार्ट इसमें सॉलिड का है और कुछ इसमें फ्लूइड्स का है। कितना फ्लूइड है? इन ह्यूमन बॉडी जो वाटर कंटेंट है यानी कि पानी का जो हिस्सा है वो 45 से 75% तक बॉडी वेट का। यानी कि अगर कोई 100 किलो का अगर कोई क्लाइंट है तो उसमें 45 से लेकर के 75 किलो या लीटर तक केवल और केवल पानी होता है। ये एक रेंज क्यों दी है दोस्तों? रेंज इसलिए दी गई है क्योंकि ये वेरी करती है बहुत से फैक्टर पर। उसकी एज क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उसके अंदर फैट का कंटेंट क्या है, इन सब चीजों पर ये जो वाटर है या वाटर कंटेंट है वो वेरिएबल रहता है, वो बदलता रहता है। किसी में 55% होगा, किसी में 60% होगा। जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न, नियोनेट्स, अर्ली नियोनेट्स, उनके अंदर मैक्सिमम कंटेंट वाटर का होता है। हम बात करेंगे आगे डिटेल, लेकिन अभी इतना समझ लेते हैं कि ये वाटर कंटेंट जो है वो वेरिएबल होता है, वो 45 से 75% तक वेरी कर सकता है। ओके,
इसकी अब इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई वाटर इज सो इम्पोर्टेंट? पानी हमारे शरीर के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? तो सबसे पहला इसका जो इम्पोर्टेंस है, होम्योस्टेसिस। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब भी कोई टेक्निकल टर्म यूज करेंगे तो हम उस टर्म को अच्छे से समझेंगे कि उस टर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उससे मिलता जुलता टर्म और क्या होता है। एक बार अगर हम उस टर्म की मीनिंग को समझ लेते हैं तो हमें उससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और उसको जो कंफ्यूज करने वाले टर्म है उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे होम्योस्टेसिस की। तो दोस्तों, होम्योस्टेसिस का मतलब है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, होम प्लस स्टेसिस। होम का मतलब होता है घर। तो बॉडी को अगर हम अपना घर माने, कि बॉडी को अगर एक घर से कंपेयर करें, तो उसको स्टेसिस का मतलब स्टैटिक कंडीशन में, मतलब वो जैसी है बैलेंस्ड कंडीशन जो बॉडी की है उसमें रखने के लिए जो तंत्र काम करता है, जो सिस्टम काम करता है, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि अपने घर को ऑर्डर में रखना। ऑर्डर का मतलब संवार के रखना, ऑर्डर को सलीके से रखना, कि जो चीज जहां रखी जानी चाहिए वहीं रखी रहे, जो जहां है जितना होना चाहिए उतना ही हो। रसोई में रसोई का सामान हो, बेडरूम में बेडरूम का सामान हो, बाथरूम में बाथरूम से रिलेटेड चीजें हो। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो कंटेंट को रखते हैं वो एक होम्योस्टेसिस कहलाता है। इससे जो मिलता जुलता टर्म है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो टर्म है हीमोस्टेसिस। याद रखना दोस्तों, हीमोस्टेसिस एक अलग टर्म होता है जिसका मीनिंग होता है ब्लीडिंग को मिनिमाइज या रोकने की कोशिश जो बॉडी करती है, उसे हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। मैं आपको जब बोर्ड यूज करूंगा तब मैं आपको दोनों टर्म को कंपेयर करके बताऊंगा। अभी मैं एक बार आपको बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ। हीमोस्टेसिस का मतलब ब्लीडिंग को रोकने से होता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स सिस्टम को नॉर्मल फंक्शनिंग कंडीशन में मेंटेन रखने के लिए जो सिस्टम होता है उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो बॉडी वाटर का होता है, इसलिए वाटर का जो इंपॉर्टेंस है उसमें सबसे पहले हमने होम्योस्टेसिस को रखा है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में। बॉडी में जितने भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उनमें फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ चीजें हैं जो फ्लूइड के साथ में जाती हैं, जैसे सोडियम। अगर अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो सोडियम पानी के साथ में हमेशा बाहर निकलता है। अगर पानी को रिटेन करते हैं तो सोडियम को भी रिटेन करते हैं। या जैसे स्वेटिंग या पसीने में, हमें जब पसीने में पानी निकलता है उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होता है। या बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म काम करती है वो पानी उसमें बहुत हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में पानी का बहुत बड़ा रोल है। मेटाबॉलिक रिएक्शन में ज्यादातर में या तो पानी बनता है या पानी की प्रेजेंस में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। अपन देखेंगे कई सारी रिएक्शन है जो, जैसे ग्लूकोज का डाइजेशन है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटाबोलाइज होता है, एटीपी बनते हैं ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से, साथ में CO2 और वाटर बनता है। तो इस तरह से मेटाबॉलिक रिएक्शन में पानी का बहुत रोल होता है। टिश्यू टेक्सचर को मेंटेन करने में पानी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बहुत आसान है समझना बच्चों। टिश्यू टेक्सचर का मतलब ये है कि जो स्किन की इंटीग्रिटी है वो आपको आपके हाइड्रेशन के लेवल से आपको ये रिफ्लेक्ट करेगी। ये कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी क्लाइंट को देखते हो और उसकी स्किन ड्राई और पेल, या फिर कोई भी उसमें चेंज अगर आ रहा है स्किन के अंदर, तो आप उसकी कंडीशन को समझ सकते हो कि डिहाइड्रेटेड है तो एकदम ड्राई स्किन रहेगी। अगर टेक्सचर इसका एकदम नॉर्मल है, इसका मतलब हाइड्रेशन उसका पेशेंट का बहुत अच्छा है। वॉल्यूम ओवरलोड है अगर, तो वो ईडिमा होगा। ईडिमा होगा तो ये स्वेलिंग आपको दिख जाएगी। तो टेक्सचर से भी यू कैन असेस कि पेशेंट का या क्लाइंट का हाइड्रेशन का स्टेटस क्या है, आप बता सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन भी एक इम्पोर्टेंट काम है पानी का, क्योंकि शरीर में अगर पानी होता है तो आप टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। या यूं कहें कि जैसे गर्मियों में हमारी बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इवेपोरेट होता है बॉडी से पानी, और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी पानी का बहुत बड़ा रोल है। अब एक सिंपल डायग्राम आप देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है इसमें टोटल बॉडी मास जो है उसका कितना हिस्सा लिक्विड और कितना हिस्सा सॉलिड है, ये एक जनरल आइडिया आपको दिया है। तो अगर अपन लिक्विड या फ्लूइड की बात करें, एडल्ट की बात कर रहे हैं, तो एडल्ट में
फीमेल में लगभग 55% जो बॉडी का वेट है वो बना हुआ है आपके फ्लूइड्स यानी कि वाटर से, और मेल्स के अंदर ये मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। फ्लूइड्स 60% वाला पार्ट है जो मेल का, वो फ्लूइड से बना हुआ है। इसका मतलब एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि अगर मेल और फीमेल को कंपेयर किया जाए तो पानी ज्यादा होता है मेल्स के अंदर। फ्रेंड्स, मैं आपको बीच बीच में बहुत इजी ट्रिक्स बताता रहूंगा जिससे आपको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे इसी बात को आप अभी अगर पढ़ रहे हैं, आपको डर है कि बाद में आप इसको भूल ना जाएं, या आपको लगता है कि आप बार बार भूल जाते हैं, तो आप उसको एक ट्रिकी मेथड से याद रखें। जैसे हम जानते हैं कि पानी और ऑयल यानी कि जो फैट और वाटर है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। कैसे दुश्मन होते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि घी के अंदर पानी मिक्स हो गया हो, या पानी के अंदर आपने कभी तेल डाला हो और वो मिक्स हो गए हो? इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स यानी कि प्रतिकर्ष करते हैं, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन है ये। जहां पानी ज्यादा होगा वहां फैट कम हो जाएगा अपने आप, और जहां फैट ज्यादा होगा वहां पानी कम हो जाएगा। तो अगर हम बॉडी को कंपेयर करें मेल और फीमेल की, तो हम जानते हैं कि फीमेल्स में फैट का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। अगर फीमेल्स में फैट ज्यादा होता है, इसका मतलब फीमेल्स के अंदर वाटर का कंटेंट मेल के कंपैरिजन में कम है। तो ये मैंने आपको क्यों इतना एक्सप्लेन किया? इसलिए किया है कि बाई चांस अगर एग्जाम देते वक्त आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए, अगर आपने रटा हुआ था आप भूल गए, तो आप उसको बहुत आसानी से याद रख सकते हो। आपको केवल ये करना होगा कि एक बार थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि पानी किस में ज्यादा होगा, मेल में कि फीमेल में। तो आप रटे हुए को भूल गए तो भूल जाओ। अब आप सोचो कि पानी का अगर नहीं पता है तो फैट का देखते हैं, फैट किस में ज्यादा होता है? अच्छा, फैट फीमेल में ज्यादा है, इसका मतलब फीमेल्स में पानी कम होगा, इसका मतलब मेल्स में पानी ज्यादा होगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली करोगे, उसमें फिर कहीं आपको डाउट नहीं रहेगा कि साहब तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पता नहीं मैंने सही किया है या गलत किया है। तो आप 100% श्योर होकर के उस आंसर को दे सकते हो, उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलिए दोस्तों, अब इंट्रोडक्शन के बाद में हम बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। फिजियोलॉजी की शुरुआत में हम टोटल बॉडी वाटर के बारे में बात करेंगे। तो टोटल बॉडी वाटर जो है उसको मैं शॉर्ट में TBW भी लिख रहा हूं। तो पहला पॉइंट है कि टोटल बॉडी वाटर जो है वो एज के साथ में, जेंडर के साथ में, बॉडी हैबिटस यानी कि जो नेचर या आदत जो होती है, हैबिट्स, उनके साथ में ये बदलता है। एडल्ट मेल की बात करूं तो, क्योंकि कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रखना दोस्तों। अपन जब डेटास या उसको याद रखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि सब एक सिंगल वैल्यू होती होगी, ऐसा नहीं होता है, याद रखना। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी चीज को रट नहीं सकते, कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होती है। तो फिर कैसे याद रखेंगे? आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में कि हाँ, एक वैल्यू है जो एवरेज वैल्यू होती है, और एक रेंज है जितनी रेंज नॉर्मल मानी जाती है। जैसे अगर एडल्ट मेल में 60 से 65% बॉडी वेट का वो पानी माना जाता है, एवरेज हम 60% बोल देते हैं, तो 60% भी आंसर सही है। अगर रेंज पूछता है या ऑप्शन में वो रेंज दे रहा है एग्जामिनर, तो आप 60 से 65% की रेंज को टिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। फीमेल्स, एडल्ट फीमेल की बात करें तो ये रेंज कहां तक रहती है? 45 से 50% रहती है। एवरेज हम बोलते हैं कि 50% बॉडी वेट का पानी है फीमेल्स के अंदर, जो कि मेल्स में 60% था। मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था बच्चों कि इन्फेंट्स या अर्ली न्यूनेट्स या न्यूबॉर्न जो होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम पार्ट पानी का बना रहता है। तो अगर इन्फेंट की बात मैं करूं, इसमें 80% तक आपका बॉडी वेट जो है वो पानी का बना हुआ है। इसका मतलब बच्चों में पानी बहुत ज्यादा रहता है। ओबीज पेशेंट हैव लेस टोटल बॉडी वाटर पर केजी देन लीन बॉडी एडल्ट। जो मैंने आपको पहले समझाया था, मेल और फीमेल में सेम कॉन्सेप्ट है। ओबीज पेशेंट में क्या होता है? फैट ज्यादा होगा। फैट अगर ज्यादा होगा तो पानी कम होगा। इसका मतलब ओबीज पेशेंट में टोटल बॉडी वेट पर केजी के अकॉर्डिंग वाटर कंटेंट कम होता है, याद रखना। यानी कि फैट कंटेंट ज्यादा होता है। तो एक कॉन्सेप्ट पर 2-3 सवाल बन गए। मेल फीमेल का कंपैरिजन किया तो भी आप बता सकते हो कि जिनमें फैट ज्यादा है उनमें पानी कम होगा, और जिनमें फैट कम है उनमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा। तो अपन ने टोटल बॉडी वाटर के बारे में बात करी। एवरेज अगर बात करें, एडल्ट मेल में 60%, एडल्ट फीमेल में लगभग 50%, और इन्फेंट में 80% जो हिस्सा है शरीर का या उसका बॉडी वेट का, वो पानी से बना हुआ है टोटल। मोटे पेशेंट या ओबीज पेशेंट में पानी की मात्रा कम होगी, और
अगर लीन एंड थिन यानी कि जो पतले पेशेंट हैं या क्लाइंट हैं, उनमें पानी ज्यादा होगा, याद रखना दोस्तों। फैट कम होगा लेकिन पानी ज्यादा होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, कि बॉडी फ्लूइड जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि समझने वाली चीज है, एक बार समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक और चीज जानें। वो है कि अपनी बॉडी के अंदर जो कंपार्टमेंट हैं उनके बारे में। तो कंपार्टमेंट क्या होते हैं? कंपार्टमेंट बहुत ही सिंपल है कि अपने शरीर में जैसे कुछ कंपार्टमेंट है, जैसे इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। इंट्रा सेलुलर का मतलब हो गया जो सेल के अंदर है, और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब हो गया जो सेल के बाहर है। मैं आपको एक वीडियो दूसरा बनाऊंगा जिसमें मैं बोर्ड पर आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर को कैसे हम समझ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि सेल के अंदर जितना भी पानी है वो पूरा इंट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर जितना भी पानी है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। देखो थोड़ा सा बेसिक और समझ लीजिए। हमारी बॉडी बनी है सिस्टम से, सिस्टम बने होते हैं ऑर्गन से, ऑर्गन मिलकर बने होते हैं टिश्यूज से, और टिश्यूज मिलकर बने होते हैं सेल से। ये हमारी एक बेसिक यूनिट है बॉडी की। तो हम अभी बात कर रहे हैं सेलुलर लेवल पर, यानी कि सेल के अंदर, यानी कि सेल मिलकर के टिश्यू, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के सिस्टम, सिस्टम मिलकर के बॉडी बना रही है। तो बॉडी की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। जो पानी सेल के अंदर है वो इंट्रा सेलुलर है, और जो पानी सेल के बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर। अभी मैंने ये नहीं बताया कि सेल के बाहर कहां पर, क्योंकि सेल के बाहर जहां फ्लूइड होता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा सेलुलर है, इसका मतलब सेल के तो बाहर होगा लेकिन वो वेसल्स के अंदर होगा या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होगा। उसके आधार पर हम उसको नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावेस्कुलर को हम प्लाज्मा वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो क्लियर करते हैं दोबारा से। टोटल बॉडी वाटर की हमने बात करी थी, 60% मेल में, 50% फीमेल एडल्ट में, बच्चों में 80% था, इन्फेंट में। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो टोटल पानी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो अभी तक हमने जाना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होता है। जो इंट्रासेलुलर है, जो सेल्स के अंदर है वो इंट्रासेलुलर होता है, जो सेल्स के बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। सेल के बाहर यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हो सकता है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। अगर वो सेल के बाहर है लेकिन इंटरस्टिशियल में ना होकर के वो वेसल्स के अंदर है तो हम उसको इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम या प्लाज्मा वॉल्यूम बोलते हैं।